हाँ दोस्तों, आज हम फेज 9 का 4th सेट देख रहे हैं। ठीक है ना। 5 सेट हुए थे जिनमें से 3 सेट अपन पहले कर चुके हैं, वो भी आप ज़रूर देखना। ये 4th है और एक पाँचवा सेट और रिमेनिंग है, वो भी मैं करवा दूंगा। तो आज अपन 4th सेट देख रहे हैं। जो पहले 3 हैं ये आप अच्छे से चेक कर लेना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हैं इसमें। तो आगे देखते हैं। हाँ, ये फाउंडेशन बैच है। जिन बच्चों को फाउंडेशन ज्वाइन करना है ये बैच ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसमें आपका CGL प्री मेंस और CHSL सारे कोर्स कवर हो जाएंगे। ठीक है। रेलवे, UPSI, CDS सारे क्वेश्चन अपन कवर कर लेंगे इसमें। फिर ये एक जंबो बैच है, जो बच्चे मेंस दे रहे हैं इस बार CGL वाला, उनके लिए प्रैक्टिस बैच है। बहुत अच्छे से यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चलो। और ये एक CHSL के लिए पूरा मैथ्स का क्रैश कोर्स टाइप था। तो जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम आना है वो 24 आवर्स का है। ठीक है, तो ये भी एक बार फटाफट रिवाइज कर लेना, सारे अच्छे कॉन्सेप्ट से कवर हो जाएंगे आपके। स्टार्ट करते हैं। ये बोलता है कि अनूप ने कुछ पेन है वो 9500 रुपये में खरीदे और 40% को 12% के लॉस पे बेच दिया। जो रिमेनिंग थे उनका 1/3 को 25% के प्रॉफिट पे बेच दिया और पूरे जो ट्रांजैक्शन था उसमें उसको 10% का प्रॉफिट भी कमाना है। तो जो बच गए पेन उनको कितने परसेंटेज प्रॉफिट पे बेचा जाए। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो ये कि ये परसेंटेज में ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज और लास्ट में फाइनल भी परसेंटेज ही पूछा है। ठीक है, इसका मतलब उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना, जो पेन है उनकी जो कॉस्ट प्राइस है ये रेड हेरिंग है। इसका कोई रोल नहीं है, ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये रेड हेरिंग है, इसका रोल नहीं है। आप इसकी जगह कोई भी वैल्यू ले लो, क्योंकि हमें परसेंटेज की फॉर्म में वैल्यूज दे रखी हैं और परसेंटेज की फॉर्म में ही पूछा है। ठीक है, तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसका कोई सेंस नहीं बनता। क्लियर है आपको। ये हर पेपर में है ना एक दो क्वेश्चन देने लग गए जहाँ पे जो वैल्यू दे रहा है उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, ये क्लियरिटी होनी चाहिए। क्लियर है। ये रेड हेरिंग दे दी इसने। रेड हेरिंग ऐसी चीज, ऐसी वैल्यू जो आपका ध्यान भटकाने के लिए दे। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू आपका ध्यान भटका के कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए, ताकि आप टाइम खराब कर दो, उसके लिए ये वैल्यू दी हुई है। क्लियर है ये पॉइंट। अब देखते हैं। मान लो इसके पास 10 पेन थे। ठीक है, और इसका 40% यानी 4 पेन को उसने 12% के लॉस पे बेच दिया। तो इस पे टोटल लॉस कितना हो गया? 48% हो गया। हर एक पर 12% का लॉस है तो 4 पे 48 का हो गया। फिर जो रिमेनिंग है उसका 1/3, रिमेनिंग 6 है उसका 1/3 2 हो गया और 4 ये लास्ट वाले बच गए। इन पे इसने क्या बचा? 25% के प्रॉफिट पे बेचा। तो एक पर 25 है तो 2 पर कितना परसेंटेज हो जाएगा? 50% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और ओवरऑल बोल रहा है कि 10%, यानी 10 पेन है और ओवरऑल 10% भी कमाना है। तो टोटल कितना परसेंट हो गया? 100%। यदि हम जो 10 पेन है उनको इंडिविजुअल पेन मान लें और हर एक पेन पर 10% का प्रॉफिट है, तब भी ओवरऑल भी सभी 10 पेन पर 10% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इस पे मैंने जो पहले प्रॉफिट एंड लॉस की पुरानी क्लासेज आप देखना, बहुत अच्छे से समझा के गया हूँ। पॉइंट क्या है कि यदि मेरे पास ये एक पेन है सपोज, और इस पेन को मैंने 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, मुझे ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 10%। यदि मैंने ऐसे 5 पेन, ठीक है ना, 5 पेन है, वो सारे 5 पेन 10%, 10%, 10% के प्रॉफिट पे बेच दिए, तो मुझे ओवरऑल भी 10% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 10 पेन थे और सब पर 10% का प्रॉफिट है। तो जो टोटल है ओवरऑल तो 10 ही रहेगा, लेकिन मैं हर एक पेन को इंक्लूड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास अलग अलग पेन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज गिवन है। तो हमें कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमाना है? टोटल 100, 10 पेन पे, यानी हर सब पे 10-10, लेकिन इन पे तो 4 पे तो 12% का लॉस है, यानी -48 है, इसको भी कवर करते हुए जाना है। क्लियर है। इस पे 50 का है, तो ओवरऑल कितना बचा है इनके लिए? हमें ओवरऑल ये 98% और चाहिए, 2 ही बचा इन दोनों का, तो और 100 करना, तो 98% का प्रॉफिट कमाना है 4 पेन पे। तो एक पे कितना हो जाएगा? डिवाइड कर दो 4 से, 24.5। तो जो रिमेनिंग पेन है उन पे 24% का प्रॉफिट कमाना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये CGL 2018 मेंस
से ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था और देखो अभी तक आ रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये बोलते हैं एक वस्तु को क्रय मूल्य से 224 रुपये अधिक अंकित किया है और इसका जो मार्क प्राइस है उस पर 15% का डिस्काउंट दे के 20% का प्रॉफिट है। तो एमपी और सीपी वाला कॉन्सेप्ट लगा दे। ये 100 माइनस डिस्काउंट और ये 100 प्लस प्रॉफिट। क्लियर है। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस इनका क्या रिलेशन बनेगा 120 और ये कितना हो जाएगा 85। ठीक है। तो यहाँ जब भी आपके ये जो फॉर्म मैं बना रहा हूँ ना, आप इस चीज़ को समझना, ये हमेशा मैं सारे मैथ्स के जो फॉर्मूले हैं उनको RN रेशियो के फॉर्म में बनाता हूँ। ठीक है, ये जो सारी फॉर्म है ये RN रेशियो के फॉर्म में बनती हैं। यहाँ ये एक तरह से रेशियो गिवन है, MP 120 है तो CP 85 है। क्लियर है। लेकिन हम इन वैल्यूज को कैलकुलेट करते टाइम हम इनको एब्सोल्यूट वैल्यू भी मान सकते हैं, रेशियो वैल्यू भी मान सकते हैं। क्लियर है ना। इससे हम ये समझे कि इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में यदि मार्क प्राइस 120 है तो जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। ठीक है। इस वैल्यू का जो ये रिलेशन हमें मिला इसका मतलब ये है। फिर वो बोलता है कि 20% के प्रॉफिट पे बेचे। ठीक है। तो ये यहाँ से सेलिंग प्राइस भी फाइंड कर सकते हैं। 17,585 17,6 102 यानी जो 20% प्रॉफिट कमा लिया तो 5 और 6 का रेशो होगा ना 20% प्रॉफिट के लिए, तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगी 102 रुपये। अब यहाँ से मैं दोबारा RN रेशो लगा रहा हूँ। RN रेशो रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है पूरे मैथमेटिक्स का। यदि आप इसको पकड़ जाते हो, अच्छे से समझ जाते हो ना, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आओ अब ये यहाँ पे इसी पर्टिकुलर जो मॉड्यूल हमने बनाया उसमें देखते हैं कि ये इसका कॉस्ट प्राइस 85 है, 102 इसकी सेलिंग प्राइस है और मार्क प्राइस 120 है। ठीक है। तो यहाँ ये क्या हुआ देखो, एक बार मैं इसको बना भी देता हूँ। 15% का डिस्काउंट हुआ। ठीक है। और इधर ये 20% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है। तो ये जो इसने रिलेशंस दे रखे थे हमें, उसको हमने ये इस फॉर्मेट में अरेंज कर दिया। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में जो सेलिंग प्राइस है और मार्क प्राइस है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो डिफरेंस है वो तो 115 का ही तो है भाई। नहीं 115 का है, 15 और 20 35 का ही तो है। ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है कि 224 का होना चाहिए वो। ठीक है। अब RN रेशो लगा रहा हूं। यदि ये डिफरेंस है, ठीक है, समझना, यदि ये डिफरेंस 35 का है तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना था 102, लेकिन वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोलता है कि वो 224 है, तो ये कितना होगा। क्लियर है। अब ये कैलकुलेशन आ गई। ये कैलकुलेशन भी RN रेशो बहुत आसान कर देता है। देखो ध्यान से, 35 और 224 का रिलेशन देखें अपन। 35 गुणा 6 210 हो गए, 210 प्लस 14 और 14 क्या हो जाएगा 35 का 40% हो गया। ठीक है। 10% 3.5 तो 40% हो गया। तो 6 गुणा कर दें इसका भी और 40% लिख दें। इसका 6 गुणा 612 और 40%, यदि 100 होता तो 40% 40 प्लस अब 2 का 40% और लगा दो 0.80, तो टोटल कितना हो जाएगा 652.80। चलो क्लियर है पॉइंट। जो RN रेशो का कॉन्सेप्ट है ये आपके कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प करता है, ये आपको अपने मॉडल तैयार करने में हेल्प करता है और फाइनली जो कैलकुलेशन आती है उसको भी आसान बनाने में हेल्प करता है। ठीक है। पूरी मैथमेटिक्स में जितने फॉर्मूले हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने हर कॉन्सेप्ट को ये RN रेशो के फॉर्म में अरेंज कर दिया है। आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहिए। देखो कितना आसान कर दिया इसने। ठीक है। क्या किया, 35 का 6 गुणा 210 प्लस 14 है और 14 इसका 40% है, तो सेम यही ऊपर कर देंगे। 102 का 6 गुणा 612 प्लस इसका 40%, तो 100 का 40% 40 प्लस 2 का 40% 0.8। और वैसे रेंज में जाओगे तो भी ये 650-52 के आसपास ही आएगा। ठीक है। ये 0.80 तक जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैं आपको पूरा फाइनल आंसर तक करवा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। आगे चलते हैं।
ये बोलता है कि कोई मजदूरी है वो प्रति घंटे 12.5% की इंक्रीज हो जाती है। जो वेजेज है उसकी रेट बढ़ा दी है 12.5%, ठीक है। यानी पहले यदि 8 रुपये था तो अब 9 रुपये हो गए, ये वेजेज हो गया। 12.5% का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। और जो काम करने के आवर्स हैं उनमें 10% की गिरावट होगी। यानी पहले 10 घंटे काम करता था तो अब वो 9 आवर्स ही काम कर रहा है, ठीक है। अब उसमें क्या बोला, यदि 40 घंटे के एक सप्ताह के लिए 40 घंटे के एक सप्ताह के लिए उसको मूल साप्ताहिक मजदूरी 38,400 थी, तो उसके द्वारा प्रतिशत कुल में क्या प्रतिशत वृद्धि हो गई है, परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, ठीक है। तो क्यों ना हम केवल परसेंटेज वैल्यू पे काम कर लें, ठीक है। ये परसेंटेज हुआ, ये परसेंटेज हुआ, और परसेंटेज में इसने पूछा है। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, इनका कोई रोल नहीं है कैलकुलेशन में। अगेन रेड हेरिंग है, ये ध्यान से समझना इसको। ये कॉन्सेप्ट अब नया है, वो लेके आ रहे हैं इसको बार बार। रेड हेरिंग वो इंफॉर्मेशन जो आपका ध्यान भटकाए वो रेड हेरिंग कहलाती है। इंग्लिश में मैम ने आपको जम्बल्ड, क्लोज टेस्ट में, पैसेज में बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन वाले पूरे पार्ट में रेड हेरिंग को समझाया है। यहाँ मैथ्स में भी अब वो रेड हेरिंग खेलने लग गए। वो रेड हेरिंग क्या है, वो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जो आपका ध्यान भटका दे, और ध्यान भटका के आपका कैलकुलेशन करवाए और टाइम वेस्ट करवा दे। इस चीज को समझ जाना अच्छे से। परसेंटेज पूछे तो पहले उसको 8 रुपये मिलते थे मान लिया, और 10 घंटे काम करता था तो टोटल 80 रुपये मिलते थे। अब वो 9 रुपये और 9 घंटे काम करता है तो 81 रुपये मिल रहे हैं उसको। इसका मतलब परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, 1 रुपया बढ़ गया उसका। पहले 80 मिलते थे, अब 81, 1 रुपया बढ़ गया 80 पर, कितना परसेंट हो जाएगा, 1.25%। हटा। अब कई बच्चे सोचेंगे सर ये इतना फास्ट कैसे आया, ये तो बहुत आसान है। मैं इसको इस एक केवल एक पर्टिकुलर रिलेशन को भी पता नहीं कितनी बार बता के गया हूँ। हमेशा याद रखोगे 125 गुणा 8 कितना होता है, 1000 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ एक इसको 100 ये इस वैल्यू पे लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये इस एक को इधर लेके आ रहा हूँ इसी ये फॉर्मेट बनाने के लिए, ठीक है। 1 या पहले एक बार 100/8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12.5%। क्लियर है, 1/8। इसको आप ऐसे देख लो, ये लो, ठीक है। ये परसेंटेज फाइंड करते हैं ना अपन 1/8 का, तो वो यही तो है वो वैल्यू, ठीक है। अब यदि हम इसको 1/80 कर दें, ठीक है, तो 1 डेसिमल इधर आ जाएगा, तो ये 1.25% हो गया। कई बार ऐसा हो सकता है कि 1/, ये ठीक है, या 10/, ले लो, 100/, ले लो। 100/185 कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे जो वैल्यू है वो 8 के मल्टीपल्स में आने लग जाएंगे, ठीक है। और जो 12.5% है इसको याद रखना आप, 1/12.5 इंटू 100, ठीक है। ये क्या होता है, 8% होता है। ये बहुत स्टैंडर्ड पैटर्न है, मैंने पहले भी बहुत बार करवा चुका हूँ, और ये बार बार आपको मिल जाएंगे रिलेशन से। तो ये क्लियरिटी होनी चाहिए। और मैंने 1 से लेकर 50 तक की परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू भी आपको करवाई हैं, वो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर देखो आप ये कैलकुलेशन कितना आसान होता है। चलें आगे, रेड हेरिंग को समझना। यस, ये मैम की क्लास है स्पॉटिंग एरर की, 500 PYQs करवाए हैं और सारे कॉन्सेप्ट करवा दिए हैं। 10 घंटे की क्लास है, ये आपको ज़रूर देखने और इसके नोट्स भी बनाने हैं। और इसकी PDF आपको मिल जाएगी न्यून क्लासेज के चैनल पे, टेलीग्राम पे, न्यून क्लासेज टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। चलो, ये एक वो कैब की है, 24 आवर्स की क्लास है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसकी भी पूरी PDF मिल जाएगी आपको न्यून क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। आगे देखते हैं। ये बोलता 7 अंकों की एक संख्या है और ये 72 से डिविजिबल है। संख्या क्या है, 6, 1, 2, X, 9, 7 और
वाई। ये 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 8 और 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 8 और 9 के लिए चेक कर लें, पहले 8 का चेक करेंगे। तो ये विषम है तो इसमें +4 हो जाएगा, तो 74। अब 74 में क्या जोड़ें कि 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए, 6 जोड़ दें 80 बन जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी होगी 6। ठीक है, ये अब डिजिट सम चेक कर लें 9 के लिए, इसका ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 7 और 6 13, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, तो x 5 आ गया, y 6 आ गया। अब 6 अंकों की संख्या है 34Z178, ये 11 से डिविजिबल है। तो 11 की डिविजिबिलिटी पे भी मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाई है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना 11 की डिविजिबिलिटी ऑफ 11 बाई राजा सर। ठीक है, इस पे समझना आपको क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। ये 2-2 के पेयर बना रहे हैं। ठीक है, ये इसमें 11 का भाग दिया तो क्या रिमाइंडर आ रहा है +1। ठीक है, इसमें कितना आ रहा है +1। ठीक है, और ये दोनों जब अपन इसमें ऐड कर दें तो ये क्या कितना बन रहा है 1 का 3 बन जाएगा। तो अब ऐसी संख्या बताओ जिसका एक अंक 3 हो और 11 का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, क्या होता है 3 होगा, 33। क्लियर है, तो z की वैल्यू आ गई 3। बहुत आसान है, वो आप देखने के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे ना। एक बार मैंने यहाँ पे एक क्लास में तो कॉन्सेप्ट बताया और एक में प्रैक्टिस करवाई हुई है। ठीक है, तो जब बड़ी संख्याएं आएंगी तो आप बहुत फास्ट कैलकुलेट कर लोगे। आ जाओ, अब ये वैल्यू फाइंड कर देते हैं। x कितना है 5, y डबल कर दिया +3z यानी 9, 9 और 5 14, 14 में से 12 कम कर दो 2 आ जाएगा। क्लियर है, ये सब ये एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो इस पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा है 6 अंकों की संख्या है 57ZXY8, 57ZXY और 8, और ये 7, 11, 13 से डिविजिबल है। तो ये ध्यान रखना हमेशा, 7, 11, 13 से यदि कोई संख्या डिविजिबल है तो इनका प्रोडक्ट है यानी 1001 इसके मल्टीपल की फॉर्म में होगी। और यदि आप किसी भी 3 अंकों की संख्या को, मान लो ABC है, ABC को 1001 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा ABC। ये भी मैं बहुत अच्छे से पहले कई बार करवा चुका हूँ कॉन्सेप्ट। क्लियर है, इसका मतलब है ये जो फॉर्म दे रखा है ये क्या है ABC और ABC है। ठीक है, तो यहाँ भी AB आएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7, ये 8 है तो ये 8 हो जाएगा। अब x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 7 है और z की वैल्यू 8 है। लगा दो, x की वैल्यू 5 है, z की वैल्यू 7, 14 हो जाएगा, प्लस ये 2y हो गया ना, हाँ, और ये 13 और -14 यानी -1। क्लियर है, ये आसान था। जब वो है ना पेपर को बैलेंस बना रहा है, यदि कहीं कैलकुलेशन ज़्यादा करवा रहा है तो कुछ क्वेश्चंस आपको आसान भी दे रहे हैं। फिर कहीं यदि आपको दिख रहा है कि कैलकुलेशन है, जैसे वो 2 क्वेश्चंस अपन देख के गए, अभी एक बार मैं दोबारा ये देखो 40 घंटे और 38,400, यदि आप इन पे कैलकुलेट करने लग गए तो टाइम लग गया। इसका मतलब क्या है कि आपको वो क्लियरिटी नहीं है। और एक और करवाया था पहले, ठीक है, ये पहला वाला, इसमें ये 9500 है। अब यदि आप ये मान रहे हो कि इसके पास 100 पेन है, एक 95 का हो गया और फिर ये कर दिया तो आप गए काम से। तो जो बच्चे केवल वैल्यू जूम कर करके, ठीक है ना, केवल और केवल वैल्यू जूम करके सोल्व करते हैं, उनके लिए ये पिटाई कर देता है फिर उनकी। ठीक है, तो पिटाई खाने के लिए तैयार हो या कॉन्सेप्ट सीख लो यार। कॉन्सेप्ट सीखना आसान है, पिटाई खाओगे तो कब तक खाओगे। ठीक है, और हम यहाँ पे पिटाई खाने थोड़ी आए थे, इंस्पेक्टर बनने आए हैं, सिलेक्शन लेने आए यहाँ पे। चलो आगे। जब चावल की कीमत में 25% का इंक्रीज होता है, ठीक है, तो ये 25% का इंक्रीज है, तो अपने एक्सपेंडिचर में 15% का इंक्रीज करता है। ठीक है, तो उसी स्तर को बनाए रखने के लिए, यानी उसका एक्सपेंडिचर ना बढ़े, उसके लिए उसको चावल का जो खपत है वो कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मान लो 100 था तो ये 115 हो गया, ये 125, तो उसको 10 की कमी करनी पड़ेगी। कितने पर? अब ये पीछे से चलेगा, कमी हमेशा पीछे से ही देखेंगे।
इस वैल्यू पर 125 पे 10 की कमी करनी है, ठीक है। ये बताओ कितना परसेंट हो गया? 125 पर 10 10% हो रहा है, ये 8% हो रहा है। 10 125 पर है तो 8% हो गया, परसेंटेज निकालना है, ये 100 और हो गया। तो 1000 में 125 का भाग दिया, कितना आ गया? 8%। हटा। अब ये जो क्वेश्चन था ना, यदि आपको एक तो ये वैल्यू पता थी, एक ये कॉन्सेप्ट, ये भी मैं बहुत बार करवा चुका हूं, ठीक है। पहले क्या आता था कि 25% बढ़ गया, अब कितना परसेंट कम करे, तो उसको 20% कम करना होगा सीधा सीधा। लेकिन ये बोलता है कि अब 15% तो बढ़ा सकता है, तो कितने कमी करनी होगी? तो 8% हो जाएगा। फिर आपको ये रिलेशन भी पता था, ठीक है, तो ये डायरेक्ट कर सकते थे। अब इसको मैं एक बार CPR से भी समझाता हूँ। CPR पे भी मैंने इस पे बहुत अच्छे से वर्क करवाया हुआ है। ये देखो, यदि ये इंक्रीज होने वाली वैल्यू 25% है तो डिक्रीज कितना करना पड़ेगा इसको? सपोज ये सिंपल ये बोलता कि कीमत में 25% की इंक्रीज हो गया और उसको एक्सपेंडिचर में कोई इंक्रीज नहीं करना है, ठीक है। उसको एक्सपेंडिचर में कोई इंक्रीज नहीं करना, तो उसको कितना परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा? तो हमें पता है कि यदि हम 25% बढ़ाते हैं, यानी 1/4 बढ़ता है, तो 1/5 कम हो जाता है, तो 20% कम करते। क्लियर है? 20% कम कर देते। ये पहले ये पूछता था, अब वो आजकल एक लेवल ऊपर चला गया, ठीक है। चलो उसको समझते हैं। मैं इसके 5 पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 5 के 5 5 5 5 और 5, 25% है। क्लियर है? तो और ये जो पूरी स्केल है, बहुत अच्छे से समझना भाई, ये जो पूरी स्केल है ये कितने की है? ये स्केल 25 की है। जब बढ़ने वाली स्केल है तो ये तो 25% है ना, और जो घटने वाली स्केल है, ये जो ग्रीन कलर में दे रखा है, ये स्केल कितने परसेंटेज को रिप्रेजेंट करती है? 20 को, ठीक है। और जो 5 हिस्से किए हैं हमने इस वैल्यू के, तो ये 5 हिस्से बराबर बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो 20 है, 20 के 5 हिस्से कितने का हो जाएगा? 1 4 का हो जाएगा एक हिस्सा, तो ये 4 4 कम होता जाएगा, ठीक है। अब ये बोला कि इसे स्केल को यहाँ पे बैलेंस करना है 115 पर, ठीक है। तो 115 पर जब बैलेंस करेंगे तो हम यहाँ से पीछे तो है ना, तो कितना पीछे है? 4 और 4 है 8%, ठीक है। ये CPR का कॉन्सेप्ट है। ये तो आसान था, इसलिए हमने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया। लेकिन जब वो अच्छे क्वेश्चन देता है और आपको कम टाइम में फास्ट सोल्व करना होता है, तो ये जो CPR है, ये इतना तो मैंने समझाने के लिए बनाया भाई, एग्जाम में थोड़ी बनाना है। तो ये CPR आपकी बहुत हेल्प करेगा, आपको एक अलग इनसाइट देगा, देखने का नजरिया बदल देगा मैथ्स को, ठीक है ना। मैथ्स को ये केवल फॉर्मूले नहीं है, मैथ्स तो एक थॉट प्रोसेस है, समझ रहे हो। और जो मेरा वैदिक मैथ्स का रिसर्च है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ थॉट प्रोसेस, वो पूरी तरह इसी बात पे है कि हम मैथ्स को थॉट प्रोसेस के लेवल पे कैसे लेके आए, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? और CPR पे मैंने बहुत से क्लासेज अपलोड की हुई हैं, CPR बाई राजा सर सर्च कर लेना। आ जाओ। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 नहीं, क्रय मूल्य के 6 गुना के बराबर है, तो 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर एक ही बात है, थोड़ी सी लैंग्वेज घुमाई इसने बस। 5 का SP 6 के CP के बराबर है, तो SP/CP कर दें तो क्या हो जाएगा? 6/5। इसका मतलब ये अगेन आर्यन रेशियो की फॉर्म बना दिए। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये समझे कि 5 रुपए में खरीदा और 6 रुपए में बेच दिया, 1 रुपए का फायदा 5 पर, 20% का प्रॉफिट। हटा। P की एक निश्चित राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 3 साल के साधारण ब्याज 11,250 है। P रुपए हैं, 8% की दर है और 3 साल के लिए साधारण ब्याज दे दिया इसने 11,250। उसी राशि पर 2 साल के लिए समान प्रतिशत दर पर चक्रवृद्धि ब्याज भी दे दिया, 7650 है। तो P और R की वैल्यू बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2 वेरिएबल रख लिए इसने, लेकिन P और R दोनों पूछ लिए, ठीक है। तो ऑप्शन भी हेल्प करेंगे, ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि ऑप्शन कुछ हेल्प करेंगे आगे चल के। आ जाओ। तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PR और टाइम अपॉन 100, और ये कितना है?
11,250। ठीक है, तो यहाँ से हम पी आर फाइंड कर सकते हैं। कर दो इसको, 3 का भाग दो, 3 9 और 22, 3 7 21, 15 5, 375020 ये लगा दिए, तो 375000। ठीक है, यानी एक इसको 0 को हटा दें तो 37 और 500 बन रहा है। इधर भी इनमें एक 0 हटा रहा हूँ मैं। 0 इसलिए हटा रहा हूँ ताकि वो 3,75,000 ऐसे ना वैल्यू बड़ी हो जाती हैं, और जब हमारे पास सब में एक एक 0 तो हटा ही देना पहले ही। ठीक है, तो ये 37,500 पे के आसपास होना चाहिए। अब ये देख लेते हैं ना, ये पी आर का जो वैल्यू है वो 37,500 के आसपास होना चाहिए। ये 9,000 है, 9,000 गुणा 4 9 4 36,000 और 300 और है, तो ये 37,000 के आसपास पहुंच गए। ठीक है, ये देख लो 9,000 और 6 6 9 54 54, ये आगे चला गया, हटाओ। ये 9,000 गुणा 5 45,000, नहीं ये भी आगे चला गया, और 9 7 63, ये भी आगे चला गया। ये एक ही है जो 37 के रेंज में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने रेंज से आंसर कर दिया। अब इसको पूरा भी समझेंगे, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे हो ना, तो एग्जाम में ये पूरा सोल्व करने पे कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं कर रहे हो आप, समझ रहे हो ना, इस बात की को आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं, जबकि आपके जो टाइम है वो कम हो रहा है। इसका मतलब भी यदि आप इसको पूरा सोल्व कर रहे हो तो पेनल्टी है, समझ रहे हो ना, वो पेनल्टी है, ध्यान रखना इस बात का। आ जाओ, अब इसको आगे सोल्व करें। पी आर की वैल्यू आगे हमारे पास है 37500, नहीं 000। अब इसको पूरा भी सोल्व करवा देता हूँ। ये बोलता है कि जो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या होता है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है भाई, पी आर अपॉन 100 प्लस पी आर स्क्वायर अपॉन 10,000, और एक और होता है पी आर इंटू 100। ठीक है, 2 साल के लिए लगता है तो 2 ये यहाँ लगा देते हैं। अब इसको सोल्व कर लो। 2 पी आर की वैल्यू हमारे पास है 375 है, 2 0 हटा रहा हूँ मैं इसके, 0 प्लस यहाँ 4 0 हटा रहे हैं तो ये 37.5 हो जाएगा, एक आर और आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर है, यानी ये क्या है पी आर इंटू आर। इस वैल्यू को हमने सोल्व कर दिया 37.5, क्योंकि 4 0 है ना, तो 1 2 3 ये 4 पे डेसिमल लग जाएगा। क्लियर है, और ये वैल्यू दे रखी है इसने 7650 के बराबर, 7650। इसको सिंप्लीफाई करना है, कर दें, कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, डबल करना है तो 375 750। ठीक है, 750 और 1 0 7500। इसका मतलब है यहाँ से 150 और आ गए, तो ये जो वैल्यू है ये 150 के इक्वल है। 37.5 का डबल 75 और 75 का डबल 150, यानी आर की वैल्यू कितनी होगी 4%। ठीक है, आर के लिए भी एक ही ऑप्शन रखा है इसने 4%। क्लियर है, चलो अब आर 4% आ गया तो पी फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें 4 का भाग दे देना बस, लेकिन ऐसा कोई पागल कुत्ते ने काटा होगा वो ही करेगा। ठीक है, चलो जब आप घर पे बैठे हो तो इसको पूरा सोल्व करो, बार बार सोल्व करो, अलग अलग मेथड से सोल्व करो कि फास्ट कैसे किया जा सकता है, ताकि आपको एग्जाम में कम टाइम में सोल्व करने में का विजन डेवलप हो जाए। आ जाओ, ये बोलता है 2485 रुपये की राशि को ए बी सी में इस तरह से डिवाइड करना है कि ए और बी का जो रेशियो है वो 8 और 5 का हो जाए, और सी और ए का, ठीक है, यानी सी और ए का कितना हो जाए 4 और 3 का हो जाए। तो इसको बेस बनाने के लिए बराबर कर दें 24। ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 32, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो जाएगा 15। इसने क्या पूछा है, बी का हिस्सा कितना होगा, बी का फाइंड करना है। तो बी के पास अभी 15 रुपये हैं, टोटल कितने हो गए देख लो इसको, 50 56 66 71, 71 में से 15 है, तो 2485 में क्या होगा, 2485 का क्या होगा, 71 को यदि 30 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा कर देंगे ना, 21 30। ठीक है, और कितना रिमेनिंग आ गया 5 5
355, ये 5 गुना हो रहा है, ठीक है, 35 और 5, इसका मतलब है 35 से मल्टीप्लाई करना है। 35 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 पहले 10 से मल्टीप्लाई किया तो 350, और फिर 35 गुना 5 175, 175 कितना हो जाएगा 525। चलो 8 ईयर्स अगो ए और बी की आयु का जो रेशो था वो था 5 और 7 का, ये 8 साल पहले था, और 8 साल बाद 9 और 11 हो जाएगा। इसका मतलब ये टाइम गैप कितना हो गया, 16 साल हो गए भाई, 16 ईयर्स से। 8 साल पहले था 5 और 7, और 8 साल बाद हो गए 9 और 11 का, तो ये जो डिफरेंस है ये 16 साल हो गए। लेकिन हमने देखा कि ये देखो दोनों बराबर हैं, ये 4 और ये भी 4, तो 16 ईयर 4 के रेशो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 8 ईयर्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9, ये इनकी प्रेजेंट एज होगी, ठीक है। जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो आ गया। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7, 28 और 36, ये इनकी प्रेजेंट एज होगी। फिर सी की प्रेजेंट एज बी का 13 ईयर कम है, तो जो सी का है वो कितना हो जाएगा, 13 कम कर दो 23, और डी की जो प्रेजेंट एज है वो ए से 8 साल कम है, तो डी कितने का हो जाएगा, 20 का। क्या पूछा इसने, सी और डी की वर्तमान आयु का योग क्या है, दोनों का सम बताना है, 20 और 23, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 43। क्लियर है, आसान है, यही पैटर्न आ रहा है अभी, वो ये जो रेशो है वो सेम ही रख रहा है ज़्यादातर केसेज में। फिर इसको क्या कर रहा है कि पहले तो यहाँ तक ही रोक लेता था, अब इसने सी और डी को भी इंक्लूड करवा दिया है ताकि आपका थोड़ा सा टाइम और लग जाए, ठीक है ना। वैसे आसान है, कर देंगे, आगे चलो। एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 4 और 5 का है, ठीक है। बॉयज और जो गर्ल्स का रेशियो है वो 4 और 5 का रेशियो है। सभी बॉयज और गर्ल्स के यदि सबको इंक्लूड कर दें तो औसत है वो 70 है, और लड़कियों का औसत स्कोर, जो लड़कियों का एवरेज स्कोर है वो बॉयज से 30% ज़्यादा है। तो बॉयज का स्कोर बताओ, यदि बॉयज का 10x है तो गर्ल्स का कितना हो जाएगा, 13x, 30% ज़्यादा है, तो ये तो फॉर्म बनेगी, ठीक है। अब इसको अपन यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं, टोटल कितने हो गए, ये 4 और 5 9 हो गए, ठीक है। तो जो बॉयज का टोटल स्कोर है प्लस गर्ल्स का टोटल स्कोर है वो इन 9 स्टूडेंट्स के टोटल के एवरेज स्कोर से मल्टीप्लाई करके टोटल फाइंड कर लेंगे। आ जाओ, ये कॉन्सेप्ट इस बार CGL मेंस में भी आया था, जो 29 जनवरी को हुआ था 2022 को। आ जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 10 गुना 4 40x प्लस 13 5 65x और इक्वल हो जाएगा 70 × 9, ठीक है। इसको ऐसे रखो क्योंकि कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 35 गुना 2 35 गुना 3 3 गुना 3, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। बॉयज के लिए क्या है 10x, तो 10x कितना हो जाएगा 60, तो जो बॉयज है उनका एवरेज स्कोर कितना हो जाएगा 60, ठीक है। और जो गर्ल्स है उनका कितना हो जाएगा 13 × 6 78 78, ठीक है। अब ये रेशियो भी देखो सेटिस्फाई करेगा, चाहे आप इसको एक बार जैसे घर पे बैठे हो ना तो इसको रिलेट भी करके देख लो ना यार, ये 13 है, ये 78 है, ये 60 है, तो देखो इनका गैप, ये गैप है 10 का और ये 8 का, ये रेशियो रिवर्स हो जाता है, ये 5 इधर आ जाएगा, ये और ये 4 इधर आ जाएगा, तो 5 10 के बराबर है तो 4 8 के बराबर होगा, बिल्कुल सही है। चलें आगे। एक क्लास में बॉयज की संख्या का गर्ल्स की संख्या के साथ जो रेशियो है वो 4 और 15 का है, ठीक है। बॉयज 4 हैं और गर्ल्स कितनी है 15 है। बॉयज की औसत ऊंचाई 161.2 है और सभी छात्रों की औसत ऊंचाई 154.5 है, तो गर्ल्स की औसत ऊंचाई क्या होगी, ये x हमें फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि ये इस कैलकुलेशन को नेसेसरली लंबा बना रहा है, ठीक है। यदि यहाँ पे ये 50 60 और ये पूछ लेता तो बहुत आसानी से अपन कैलकुलेट कर लेते, ठीक है ना। तो अब उसने क्या किया है कि वो आपको यहाँ कैलकुलेशन में उलझा रहा है, ठीक है। लेकिन हमें उलझना नहीं है, कैसे नहीं उलझेंगे, हमारे पास जो
आर्यन रेशियो का कॉन्सेप्ट है वो बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, पहली चीज़ तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको जैसे क्वेश्चन देखा आपने, देखने के साथ आप यहाँ पहुँच जाओ कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा फिर कैलकुलेट करते हैं। आ जाओ, ये जो डिफरेंस है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 15 को, और ये 4 को रिप्रेजेंट करेगा। ये मिडिल होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या है, ये ज़्यादा है तो जो वैल्यू आएगी ये कम आएगी। यहाँ मैंने इस न्यू एलिगेशन पे बहुत सारी क्लासेज ली हुई हैं, आप देख लेना। एक तो वो एक्सपेंडिचर और इनकम वाला आय वे वाले जो क्वेश्चन थे ना वो करवाए थे, वो ज़रूर देख लेना। ये इनका गैप देख लो, ये कितना ऐड कर दें इसमें, 5.5 कर दें तो 160 और 1.2 और चल दो तो 6.7। ठीक है, तो ये कम करना है हमें। तो 6.7 15 को रिप्रेजेंट करता है, तो 4 को क्या रिप्रेजेंट करेगा, 6 4 24 और 7 चौक 28, 26.8। ठीक है, 15 का भाग देना है तो ये 27 होता, तो पीछे से करो, 2 में से कम कर देते 0.2। ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेट पूछे इसने, इसका मतलब 1.8 कम कर दें। ये मान लो 30 होता तो अपन पूरा 2 आंसर कर देते, फिर ये होता 27 मान लो। ठीक है, तो हम क्या करते, 30 माइनस 3/15 यानी 2 माइनस 0.2 1.8 कर देते। ये 26.8 है, तो 0.2 का ही तो डिफरेंस है अप्रोक्सीमेशन में, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, 1.8 हमने मान लिया। ठीक है, और कम मान लो आप जाओगे तो 7.26.76 या 77 तक पहुंच जाएगा, इस रेंज में चला जाना चाहिए। ठीक है, तो 1.5 कम कर दो, 1.8 कम कर दे, कर दो। ये 2 कम कर देना सीधे पहले तो। ठीक है, फिर नहीं ये हाँ 2 कम कर दें तो, और फिर 0.2 ऐड कर देंगे तो 152.7 हो गए। ये बन रहा ना, ये 2 तो ज़्यादा हैं, ये तो इन पे तो देखने ही नहीं है। हाँ, क्लियर है। मान लो ये एक ऑप्शन और आ गया, अदरवाइज यदि ये भी इससे ज़्यादा होता तो हम डायरेक्ट आंसर कर सकते थे कि जो हमारा आंसर आएगा वो 154.5 से छोटा आएगा। ठीक है, ये मिडिल वैल्यू होती है, ये ज़्यादा है ये कम है, तो कम के लिए छोटा ही आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन मैच हो गए। ये एवरेज की क्लास है एक। ठीक है, और 15 घंटे की क्लास है, इसमें सारे लेटेस्ट पैटर्न मैंने करवाए हुए हैं और जो पुराने कॉन्सेप्ट भी करवाए हुए हैं। ये क्लास आप ज़रूर देखना, इसके नोट्स बनाना, एवरेज में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे पैटर्न मैंने करवा दिए हैं। चलो, पाइप ए और बी एक टैंक को 18 घंटे 24 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी है, ये 18 और 24 में भर सकते हैं, और सी अकेला 30 घंटे में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी देख लें। 18 3 72, एक 0 लगा देंगे, 720। 18 3 तो 54 होता है ना यार, 54 होगा। ठीक है, लेकिन नहीं, 54 में 24 का भाग नहीं जाएगा, तो 18 और 24 के लिए क्या बनेगा, 24 48 72। ठीक है, हाँ 24 3 हो गए ना 72। ठीक है, जिसे 30 के लिए एक 0 लगा देंगे, 720। ठीक है, सही है। तो 18 4 72, तो इसकी एफिशिएंसी 40, इसकी 30 और इसकी 24 खाली करने वाली। अब ये बोलता है कि ए और बी एक साथ 6 घंटे काम करते हैं, तो ए और बी एक साथ 6 आवर्स काम करते हैं, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर देंगे, 70। ठीक है, तो 6 घंटे में दोनों मिलकर 420 लीटर पानी भर देंगे। अब फिर ए को बंद कर दिया और तुरंत सी को खोल दिया है बी के साथ। इसका मतलब अब बी और सी दोनों काम कर रहे हैं, तो अब बी और सी इस टंकी को पूरा भरने में कितना टाइम लेंगे। 420 तो भर चुके थे, अब बी और सी चल रहे हैं, तो बी तो 30 लीटर पानी इसमें भरता है और ये 24 लीटर पानी खाली करता है। इसका मतलब 1 घंटे में दोनों मिलके काम करेंगे तो केवल 6 लीटर पानी जाएगा,
और अभी भरने के लिए कितना और चाहिए हमें 300 लीटर और चाहिए भी, और 1 घंटे में केवल 6 लीटर पानी जा रहा है। इसका मतलब है 50 आवर्स, 50 घंटे और लगेंगे अभी। ठीक है, ये आसान था। ये देखो, एक ट्रेन 2 स्टेशन P और Q के बीच की यात्रा, P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है इसको ये 1 आवर और 20 मिनट में कवर कर लेती है। फिर उसने अपनी सामान्य स्पीड से 2/7 से यात्रा करे तो कितना टाइम लगेगा। अब वो जो स्पीड है वो 2/7 कर दिए तो टाइम क्या रेशियो इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, 7/2 लगेगा। क्लियर है, बहुत आसान है। पहले 2 घंटे लगते थे, अब 7 घंटे लगेंगे। आर्यन रेशियो लगा दो। लेकिन पहले तो 80 मिनट्स लगती थी, तो अब कितने मिनट लगेंगी, 40 × 7 28, 280 मिनट। ठीक है, यानी 4 घंटे 40 मिनट। देखो 1 से लेकर 14 तक टोटल 25 क्वेश्चन है, उसमें नंबर सिस्टम है और अरिथमेटिक वाला पार्ट है। अब यहाँ से एडवांस स्टार्ट हो गया है। लास्ट में 2 या 3 क्वेश्चन हैं, इसके सारे सेट्स में 3 क्वेश्चन उसके बन रहे हैं। तो क्या पैटर्न बन रहा है, जो अरिथमेटिक है, नंबर सिस्टम वगैरह, इसके 14 क्वेश्चन हैं, और एडवांस के 3 और 11 में से 3 8 क्वेश्चन एडवांस के हैं, और DI के 3 हैं। ठीक है, ये पैटर्न है। क्लियर है। तो नंबर सिस्टम को भी आपको अच्छे से पकड़ बनानी है। 16x² + y² 65/36 है। xy 1/18 है और दोनों पॉजिटिव हैं, तो 64x³ + y³ क्या होगा। तो 16x² और y² और 16x² + y² और ये 64x³ + y³, ये आपको क्या बताना चाह रहा है कि ये 4x + y की फॉर्म बनी हुई है। क्लियर है। 4x + y का स्क्वायर करने पर ये फॉर्म आ जाएगी। इसका स्क्वायर कर दें एक बार, देखो 4x + y का स्क्वायर कर दें तो 16x² + y² प्लस ट्वाइस ऑफ 4x × y यानी 8xy। ये वैल्यू हमें गिवन है कितना, 65/36 प्लस 8/18, और 36 को बेस बनाना है तो इसको डबल कर दें, 16/36 कितना हो जाएगा, ये 75 और 81/36 भी हो जाएगा 4x + y का होल स्क्वायर। तो 4x + y कितना हो गया यहाँ से 9/6 या 3/2। ठीक है, हमें ये वैल्यू मिल गई 4x + y 3/2। क्लियर है। अब इसका क्यूब करने पर हमें ये वैल्यू भी मिल जाएगी, या हम ये मान लें कि 4x + y ये a है और ये b है। ठीक है, तो ये a³ + b³ की फॉर्म में से पूछ रहे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a + b और a² + b² - ab, ये फॉर्म बन जाएगी। a + b कितना है 3/2 और a² + b² ये रहा हमारे पास गिवन है 65/36 माइनस ab कितना हो जाएगा, यानी 4xy 1/18 है तो 4/18 या 8/36। ये सिंप्लीफाई कर दो, 3/2 और 36 बेस सेम कर दिया हमने, 57 12 3 से कैंसिल हो जाएगा 19 और ये 4, तो 19/8। ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड पैटर्न पे था। सेम इसी पैटर्न पे CGL में CHSL में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, पैटर्न लगभग सेम ही है। यदि आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, अपने नोट्स वगैरह बना रहे हो तो चीज़ें आसान है। स्क्वायर कर दें इसका, तो x + 1/x कितना हो जाएगा 16, इसका दोबारा स्क्वायर कर दो +2, तो ये 256, ये माइनस कर देंगे उधर ले जाएंगे तो
254 हो जाएगा। ये बोल रहा है कि इसका स्क्वायर रूट बताना है, तो 254 का स्क्वायर रूट बताना है। 254 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए मैंने पहले बहुत अच्छे से पहले आपको क्लासेज में करवाया हुआ है, अभी एक बार दोबारा देख लेते हैं। इससे पहले का 225 होता है, इसके बाद 256 होता है। 225 15 का स्क्वायर है, 256 16 का स्क्वायर है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो 15 और 16 के बीच में आएगा। ठीक है, 15 और 16 के बीच में आएगा, एक ऑप्शन है। चलो हटा एक चीज़। लेकिन अब वही बच्चों के मन में आता है कि सर ये एग्जैक्ट पूछ लेता तो भाई एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अपन, बिल्कुल। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ ना वो बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट हैं। 254 फाइंड करें, कितना कम है, यहाँ से 2 की कमी है। ठीक है, और ये पूरी स्केल कितने की, यहाँ से यहाँ तक की। ये जो स्केल है ये देखो 225 और 256, इन दोनों का गैप कितना टोटल, ये टोटल स्केल 31 की है, इसमें से 2 की कमी करनी है। ठीक है, यानी 16 - 2/31, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 31 का परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू यानी 100/31। परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैंने बहुत बार करवाए हैं, 1 से 50 तक के करवाए हैं, वो आपको याद होने चाहिए। 100 बाई ये कितना होता है 3.22। ठीक है, यदि 31 का परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू देखा जाए तो 3.22 होता है। ठीक है, तो ये 1/31 कितना हो जाएगा 0.322, और इसका डबल करना है तो 0.644। क्लियर है, तो 16 - 0.6, ये 100 पे था ना, तो एक डेसिमल और आएगा ना यार। ठीक है, 100 था तो 1/31 कितना हो जाएगा 0.032, ये एक 2 छोड़ रहे हैं इतना, तो 0.064। ठीक है, 0.064, इसका मतलब कितना हो जाएगा 15.936। 15.936, इसने तो 9 तक ही रोक दिया ना, अपन इसके आगे चलते हैं 936, 3 डिजिट तक। और ये बहुत परफेक्शन में है, ये बिल्कुल परफेक्शन में मानना आप। जब भी आपको जो इम्परफेक्ट स्क्वायर है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है स्क्वायर रूट की, तो ये परफेक्ट आंसर तक लेके जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक करना, तो मुश्किल से पॉइंट ये 2 डिजिट तो सही होंगी। ठीक है ना, 15.93 तक तो सही आएगा ही। तो ये 2-3 का तो 0.005, मैक्सिमम 0.005 तक का डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, ये एक बार आप चेक कर लेना कैलकुलेटर से भी, बिल्कुल परफेक्शन में है ये। ठीक है, और यहाँ इसमें मान लो ये तो चलो इसने ऑप्शन दूर रख दिए, अदरवाइज हो सकता है वो और क्लोज ले जाए ऑप्शन। ठीक है, तो अब आपको ये जो वैल्यूज हैं परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यूज, इन पे वर्क करना है। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक की वैल्यूज मैंने याद करवाई हैं, वो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। पूरी दुनिया 1 से 16 तक की वैल्यू याद करती है, हम 1 से 50 तक की याद करते हैं। क्लियर है, x + y का क्यूब, फिर 27x - y का क्यूब इक्वल है ax - 2y bx² + cxy + 13y², तो ट्वाइस ऑफ a + b + c की वैल्यू बताओ। ये समझ में तो आ गया होगा, लेकिन ये भी लग रहा है यार इतनी बड़ी कैलकुलेशन कौन करेगा, क्योंकि इस पैटर्न पे 2-3 साल से CHSL, CPO, CGL प्री मेंस में क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन अब यार ये कैलकुलेशन कौन करेगा। ठीक है, कर लोगे, चलो मैं करवा देता हूँ। लेकिन कभी भी किसी भी क्वेश्चन को देख के मन में ये नहीं आना चाहिए कि यार ये कैलकुलेशन कौन करेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, हमेशा जब आप, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, जब ये फीलिंग आने लग जाएगी कैलकुलेशन कौन करेगा, तो फिर एग्जाम में वो एजिलिटी बनेगी नहीं। इसलिए मैं एक बार तो इसको छोड़ने वाला था, लेकिन फिर ये केवल इस वजह से कि आपके मन में भी ये नहीं हो कि यार इसको कौन कैलकुलेट करेगा, ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए। हमेशा
ये मन में रहना चाहिए कि करूँगा, जो कैलकुलेशन देगा ना करूँगा। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेने आया था यहाँ पे। कैलकुलेशन करवाएगा, कैलकुलेशन करूँगा, कॉन्सेप्ट पूछेगा, कॉन्सेप्ट करूँगा, जो तेरी इच्छा हो वो पूछ, लेकिन सिलेक्शन लूँगा। आओ इसको 3 को अंदर दे दें तो x प्लस वाई का क्यूब प्लस 3 अंदर रख दिया तो 3x माइनस 3y का क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया। क्लियर है? और ये क्या बन जाएगा फिर a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्म बननी चाहिए। क्लियर है? तो a प्लस बी यानी इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 3x माइनस वाई। ऐड कर दो इनको तो 4x माइनस 2y, ये आ गया। अब ये इसने दे रखा है, ये देखो ax माइनस 2y, तो a की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब ये आगे कैलकुलेट कर लो यार, ऐसे कोई ये न मत रखना कि इसलिए कौन करेगा, अपन करेंगे ना। और मैं तो छोड़ भी चला हूँ मान लो कभी, लेकिन आपके मन में ये हमेशा ही होना चाहिए कि नहीं सर मैं तो करूँगा। आओ ए स्क्वायर कर दो, एक्स प्लस वाई का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बी का स्क्वायर तो 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 9 और 18 xy। ठीक है, और फिर माइनस ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो तो 3x स्क्वायर माइनस 3xy, फिर y से कर दें प्लस 3xy और माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, चलो कर देते हैं। अब यहाँ से ये माइनस का ये प्लस का है तो कैंसिल हो गए, और बाहर माइनस है तो साइन चेंज कर देगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब जोड़ दो, एक्स स्क्वायर है 9x स्क्वायर है और माइनस 3x स्क्वायर, 9 और 1 10 में से 3 कम कर दो तो 7x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देख लो, वाई स्क्वायर 9y स्क्वायर और 3y स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 9 10 और 1 13y स्क्वायर और फिर 2xy और माइनस 18 तो माइनस 16xy। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, bx स्क्वायर यानी b 7 है और xy है तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 16 और 13y स्क्वायर, ये है मैच करके। अब ये वैल्यू आ गई है, फटाफट कर दो, 2a 8 प्लस 7 माइनस 16 तो माइनस 1। ठीक है, इसमें ये केवल ये पेशेंस देख रहा था कि कौन इसको करने की हिम्मत करता है, और इस पूरे सिंप्लीफिकेशन में कौन अपनी कंसंट्रेशन बनाए रखता है ताकि कोई प्लस को इधर उधर ना कर दे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। चले, यस, ज्योमेट्री स्टार्ट होगी। ट्रायंगल ए बी सी में डी और ई, ए बी सी पे इस प्रकार हैं कि पैरेलल हैं, डी और ई बी सी के पैरेलल हैं। ए डी एक्स है, डी बी एक्स माइनस 2 है। ठीक है, ए ई एक्स प्लस 2 है और ये एक्स माइनस 1 है। तो ए बी प्लस ई सी की वैल्यू पूछिए, ये भी आसानी है, ए बी प्लस ई सी, ये इन दोनों का सम पूछा है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये सेम रेशियो में होती हैं पैरेलल भुजाएं, तो x अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर ये x प्लस वाई और ये x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर, हाँ अब ये देखो x माइनस 2 और x प्लस 2 यानी a माइनस बी ए प्लस बी है तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये दोनों कैंसिल हो गए तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, और ये 6 हो गए तो हमें 4 प्लस 2 प्लस 3 9। चलो हटा,
यहाँ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको स्ट्राइक करनी चाहिए। a माइनस बी और ये a प्लस बी था, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। अब आप इसको चाहे करते तो भी 2 स्टेप और बढ़ जाती, वापस में कैंसिल आउट होने थे, ठीक है। एक रोम्बस है, समचतुर्भुज है, और इसका पेरीमीटर दे रखा है 800 मीटर, ठीक है। यानी एक भुजा 200 की होगी, परिमाप जब 800 तो एक भुजा 200 की हो जाएगी। और एक विकर्ण, एक डायगोनल 240 का है, तो डायगोनल का हाफ कितना हो जाएगा 120, ठीक है। और ये 200, ये 90 होता ही है, तो कितना हो जाएगा 3 5 4 गुना 3 12, 4 गुना 5 20, तो 4 गुना 4 16, 160 हो जाएगा। एरिया क्या होता है रोम्बस का? रोम्बस का एरिया हाफ d1 d2, हाफ d1 इंटू d2, ठीक है। तो एक ये हाफ d1 कितना हो जाएगा 240 गुना 160, ठीक है ना। ये हो जाएगा 240 गुना 160 हो गया। तो पहला जो था वो तो पूरा ले लिया और दूसरा था उसको हाफ रख लिया, ठीक है। कर दो 16 दूनी 32, 320 और 16 4 64, 64 384, 2 जीरो और लग जाएंगे 384। चलो, ये आसान था। तो ऐसी बात नहीं है कि पूरा पेपर ही वो कैलकुलेटिव बना रहा है, बहुत जगह है ना वो आपको हिंट दे रहा है, कई जगह वो आसान भी दे रहा है, कई जगह वो स्टैंडर्ड पैटर्न ले रहा है जो आप पहले कर चुके हो, ठीक है ना। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो पेपर आप पूरा बना सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, कॉन्सेप्ट अच्छे हो और आप छोटे छोटे पॉइंट्स को देख पाओ। हाँ, एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है वो 101 है, भुजा 20 है, तो एरिया क्या होगा, ठीक है। अब ये आपको डायरेक्ट पता होता तो बहुत आसान हो जाता, अदरवाइज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये 20 है, ये 101 है, ये कितना होता है 99 होता है, ठीक है। एरिया कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे तो 10 990 हटा। अब कई बार लगेगा कि सर ये नई नई संख्याएं दे देता है, ठीक है, वो बात समझ में आ गई कि नहीं दे देता है, लेकिन ये जो वैल्यूज है ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट के, ये भी स्टैंडर्ड हैं, समझ रहे हो। और ये क्या करोगे अब आप, जैसे ये नई वैल्यू है सपोज, ठीक है ना, तो आप तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है, उनका एक क्लास ली हुई है मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की, उसमें मैंने सारी लिस्ट दी हुई है, ठीक है। अब मान लो कोई भी संख्या नहीं आती है तो क्या करोगे आप उसको इसी लिस्ट में इंक्लूड कर लोगे, ठीक है ना। आप उसको इस लिस्ट में इंक्लूड करते चलोगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में, ठीक है। और ये तो साफ साफ ही बोल रहा है कि भाई ये समकोण त्रिभुज है, तो आपको आइडिया लग ही जाना चाहिए। चलें आगे। अब ये जो मान लो आपको ये वैल्यू नहीं नज़र आती है, तो जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के, उसमें इंक्लूड ज़रूर कर लेना। ऐसे ही जहाँ जहाँ से आपको मान लो मॉक टेस्ट दे रहे हो तो वैल्यू मिले वो इंक्लूड कर ली। कई बार आप खुद ही कोई वैल्यू सोल्व कर रहे हो तो फिर कोई आगे वैल्यू मिलती है तो वो इंक्लूड कर लिया, ठीक है। एक इसके 2 मल्टीपल कर दो, एक 2 से मल्टीप्लाई कर दो और एक 3 से मल्टीप्लाई करके ये 2 वैल्यू भी लिख लो, समझ रहे हो। तो जब आप ऐसे बार बार अलग अलग तरीके से चीज़ों को देखोगे तब वो आपके माइंड में रहेंगी। और आप ये सोचो कि यार बस मैंने एक बार इस क्वेश्चन को देख लिया, अब नोट्स में इंक्लूड किया नहीं या नोट्स बनाए नहीं, तो फिर वो ये जो भी आपने इस क्वेश्चन पे 4-5 मिनट का टाइम दिया ना, वो जीरो है। माइंड सब चीज़ें याद नहीं रख सकता, और माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो भी ऐसी है कि सब चीज़ें याद नहीं रखनी। अदरवाइज यदि आपको सारी चीज़ें याद रहने लग जाए ना तो आदमी पागल हो जाएगा, समझ रहे हो। तो कौन सी चीज़ रखेगा जो बार बार हम माइंड को बताएंगे कि भाई ये याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, मेरे एग्जाम में आएगा। जब बार बार रिवाइज करेंगे ना तब याद रहेंगी। ये ट्रिगो स्टार्ट हो गई। 7 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 6, तो ये तो 5 हो गए,
ठीक है। तुम्हारे पास बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस का 6 था, ये माइनस का 1 हुआ, वो उधर जाके प्लस का हो गया, तो फिर आ गया कोस स्क्वायर थीटा 1/2। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2। और ऐसा कब होता है कोस 1/√2? थीटा 45 पे होता है, ठीक है। तो ये 45 हो गया। अब देखना है कोसेक स्क्वायर, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। क्या आपको कोसेक और कोट का रिलेशन ध्यान आया? समझ रहे हो? एक तो तरीका है कि आप फटाफट वैल्यू पे भाग जाओ, अच्छी बात है, उसमें भी आसान है तो, लेकिन आपको पैरेलल ये चीज़ आनी चाहिए। वैल्यू पे जाएंगे तो कोसेक कितना हो जाएगा √2 + 1, और ये √2 - 1, मल्टीपल इनवर्स है ये, तो ये ऊपर जाके भी √2 + 1 ही बन जाएगा, ठीक है। ये लो स्क्वायर है तो √2 + 1 आ गया आंसर। ये भी आसान था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इससे एक लेवल और ऊपर बनो, तो आपको यहाँ पे सारे रिलेशंस माइंड में स्ट्राइक करने चाहिए, ठीक है ना, तभी आप सुपीरियर हो दूसरों से। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, फिर a² - b², ठीक है। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, a + b और a - b, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, और ये इक्वल हो जाएगा 1/ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। इसका मतलब है कि जो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा है, ये तो कोसेक थीटा, ये 1/ ये ले लो, ठीक है, 1/ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा है, ये तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा के इक्वल ही तो है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर, और बाहर रूट है तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमें फाइनल जो वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या करनी है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है √2 + 1, ठीक है। अब कई बार आपको ऐसा लगेगा कि सर मैं तो ये ऐसे भी करके भी तो बहुत फास्ट कर रहा था। नहीं, आपके माइंड में जो स्टैंडर्ड रिलेशंस हैं, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, वो होने ही होने चाहिए। इस पे ट्रिगो को हम फास्ट कैसे कर सकते हैं, मैंने एक क्लास बनाई हुई है, वो ज़रूर देखना आप, ठीक है। वहाँ मैंने ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को ही लेके बनाया हुआ है, और कौन से क्वेश्चंस लिए जो इस साल CGL मेंस में आए थे, ठीक है ना। CGL मेंस 2020 जो 29 जनवरी को हुआ था, उसके क्वेश्चन मैंने लिए हैं, जिनको यदि आप इन रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग देखना शुरू कर सकते हो तो बहुत फास्ट कर दोगे, ठीक है। केवल बात ये नहीं है कि हम इन वैल्यू, केवल इस क्वेश्चन की बात नहीं है, बात ये कि क्या आपको ये रिजल्ट स्ट्राइक किया क्या यहाँ पे, और ये करना चाहिए यदि आप टाइम दे रहे हो अपनी चीज़ों को, तो ये आप चीज़ों को समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, तो ये चीज़ आनी चाहिए थी। चलो, ABC में B राइट एंगल है, ठीक है, और कोट C 3 है, यानी कोट C की बात कर रहा है, तो 3 और 1 हो गए, या √10 हो गए, ठीक है। तो आपको बताना है कोस C और साइन C और साइन A और कोस C, साइन A और कोस C तो बराबर हो जाएंगे भाई, हटा, साइन A और कोस C ये क्लियर हो गए, दोनों बराबर हो जाएंगे। देख लो एक बार, कोस C यहाँ पे इसके लिए कोस की बात करेंगे तो 3/√10 ये हो गया कोस C, और साइन A में इसके अपोजिट होता है, तो ये भी हो जाएगा 3/√10 साइन A। ये भी यदि आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी थी तो ये माइंड में स्ट्राइक हो जाना चाहिए था कि ये दोनों तो बराबर हैं वैल्यूज, कोस C और साइन A। अब यहाँ पे देखो साइन A है, ये कोस C है, बराबर है साइन A और कोस C, और साइन C है तो कोस A, ये भी बराबर है। इसका मतलब ऊपर एक बार प्लस है और फिर नीचे माइनस किया हुआ है, क्लियर है। बाकी सब वैल्यूज बराबर हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, साइन C कितना हो जाएगा, साइन C तो 1/√10 प्लस साइन A 3/√10, और फिर इन्हीं में से कोस C साइन A के बराबर हो जाएगा ये तो 3/√10 और -1/√10। अब ये √10 तो सब में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, 3 और 1 4, 3 - 1 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 2, ये 2,
ये क्लियरिटी आपको दिखनी चाहिए। यदि आपको ये चीज़ें अभी नहीं दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना, ये तो देखो बहुत बेसिक में पढ़ते अपन जब ट्री को स्टार्ट करते हैं कि जो इस एंगल के लिए जो कोस होगा, ठीक है, वो इसका साइन होगा। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है ना। तो यदि वो चीज़ भी आप यहाँ नहीं देख पा रहे हो, इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट को सीखा नहीं है, ठीक है ना। केवल गधा मजदूरी पे लगे हुए हो, और यदि कोई घोड़ा आ गया और घोड़ों में भी अरबी घोड़ा आ गया तो उससे कैसे मुकाबला करोगे यार। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, इसलिए स्मार्ट बनो। जहाँ जहाँ जैसे जैसे मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको ऐसे देखनी है, ऐसे दिखाई देनी चाहिए, तो वो दिखाई देनी चाहिए। नहीं दे रही हैं तो अपने नोट्स को इम्प्रूव करो। अब अपने नोट्स में लिखो ना ये चीज़ें, ठीक है ना, कि यार ये चीज़ मुझे ऐसे क्यों नहीं दिखाई दी, या ऐसे पिछला था तो मुझे ये क्यों याद नहीं है। ये सबको पता होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है या 6 महीने से एसएससी की तैयारी कर रहा है, उसको ये चीज़ नहीं पता हो, ठीक है। लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं दिया, वो दिखाई क्यों नहीं दिया, ये तो पॉइंट है। क्लियर है? यस। अब डीआई आ गया। ये बोलता है कि ए कंपनी है, ए बी सी डी, इसमें ब्रेकअप दे रखा है कर्मचारियों का, और 432 है बी में है 432, ठीक है ना। अब सबसे पहले ये मत करने लग जाना कि सभी को कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, टोटल कितने हैं, ए में कितने हैं, ई में कितने हैं। इसमें बहुत बार ऐसा होगा कि हम कॉन्सेप्ट के दम पे बिना एब्सोल्यूट वैल्यूज पे जाए आंसर कर देंगे। ये क्या है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। 3 तरह की वैल्यूज होती हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू और रेशियो वैल्यूज, ठीक है। तो ये क्लियरिटी आपको होनी चाहिए कि कौन से एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, उनका क्या रिलेशन होता है, रेशियो वैल्यूज का और एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या रिलेशन है, और परसेंटेज वैल्यूज और एब्सोल्यूट वैल्यूज का क्या रिलेशन है। जैसे पहले क्वेश्चन में और वहाँ पे हमने देखा था 2 रेड हेरिंग थे, ठीक है। तो जो परसेंटेज वैल्यूज हैं, रेशियो वैल्यूज हैं, वहाँ पे आजकल वो रेड हेरिंग लेता है। और इसमें भी जो डीआई वाली जो पिछली क्लासेस थी ना, इसी फेज 9 के 3 सेट कर चुके अपन, उनमें यहाँ पे थे क्वेश्चंस जो डीआई वाले में, जहाँ पे हमें पूरा कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है। और इस बार सीजीएल मेंस में जो आया था पेपर 29 जनवरी वाला, उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें हम केवल इन डिग्री वैल्यूज़ पे कैलकुलेट कर सकते थे, हमें एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं थी। मैंने करवाया हुआ है यूट्यूब पे भी। ए और ई में कर्मचारियों की कुल संख्या बी और सी में कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। ए और ई का बी और सी से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। तो हमें केवल डिफरेंस ही तो फाइंड करना है पहले। देखो यहाँ भी समझना, कितने प्रतिशत अधिक है ये पूछा ना। हाँ, इसका मतलब ये अगेन रेड हेरिंग है, ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू है भाई। ये डिग्री में बोलो चाहे इनको परसेंटेज में बोले, एक ही बात है। इसी को हम डायरेक्ट परसेंटेज में ले जा सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि ए और ई का जो पार्ट है वो बी और सी से कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछा ना। तो अगेन हमें परसेंटेज में बात करनी है। तो ये जो वैल्यू है ये रेड हेरिंग है, इसका कोई रोल नहीं है, इस पे आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ इसको सोल्व कर लें। अब हमें एक चीज़ और बताऊं, हमें केवल डिफरेंस ही तो फाइंड करना है यार, डिफरेंस फाइंड कर लें। या देखो ये बोलता है कि ए प्लस ई ये बी प्लस सी से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो क्यों ना हम इनको आपस में ऐसे ही कर दें कि ए माइनस ए प्लस ई माइनस बी और माइनस सी, ठीक है। अदरवाइज पहले क्या करोगे, देखो समझना इस पॉइंट को ध्यान से। पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, फिर इन दोनों को ऐड करोगे, फिर इनमें से ये घटाओगे, समझ रहे हो। तो क्यों ना हम सीधा इनमें से यहीं पे गैप ले लें। देखो एक बार इसमें से घटा दो, कितना गया 21.6, ठीक है। सीधा सीधा हमें तो डिफरेंस तो फाइंड करना है, कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा है वो देख लें, ये 21.6 ज़्यादा है, और ये ये 1.6 इसको दे देते, तो ये 20 हो गए यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा 95.2, और ये कितना हो जाएगा 0.4 और 30, ठीक है। तो 30.4 और 20 कितना हो गया 50.4,
क्लियर है? हमें पहले इनको जोड़ के इनको जोड़ के घटाने की ज़रूरत नहीं थी, हम इनका केवल गैप भी दे सकते हैं। ये आप अपने ये जैसे ये पॉइंट बना, ये आप अपने नोट्स में लिखो, ये डीआई में बहुत बार हेल्प करेगा। और मैंने पहले की क्लासेज में भी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके बताया हुआ है कि मान लो तो वैल्यू दो वैल्यूज हैं, मान लो ऐसे 3 और 3 का दे देता तो पहले उनको जोड़ते रहो, क्यों? जब हमें केवल डिफरेंस चाहिए तो, ठीक है। और ये बी और सी पे पूछा है तो कितना हो जाएगा 110 और 8 118.8 पे, ये क्या प्रतिशत है, ये कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कर लो 50.4 118.8 पे क्या प्रतिशत है, यानी डेसिमल हटा दें तो 504 और 1188, ये 9 से जा रहा है, ये भी 9, ठीक है, 9 का भाग दे दो, 450 और 9 6 54, 9 का भाग दे दो, 1 28 3 27 और 1 यानी 18 2, ठीक है, 28 66 और कम कर दो, ये 14/33, ठीक है, 14/33। अब देखो एक बार आर्यन रेशो लगा रहा हूँ दोबारा, 14/33, ये 33 में से 14 है तो 99 में कितना हो जाएगा 42, और एक के लिए 14/33 यानी 42 प्लस 14/33, ये रहा। चलो हटा, ये समझ में आया नहीं आया? ठीक है, यहाँ दोबारा हमने क्या किया, आर्यन रेशो लगा दिया, 33 में से 14 था तो 99 में से कितना है 42, 99 में 42 है तो एक के लिए 14/33 हो गए, ये परसेंटेज है। चलो क्लियर है? तो आर्यन रेशो को आप हल्का मत मान लेना भाई कि सर कहीं और रिलेशन बनाने में वो हर जगह अप्लाई करेगा। कब? जब आपको इसकी क्लियरिटी होगी कि है क्या है। मैंने पूरी मैथ्स इसी आर्यन रेशो को बेस बना के समझाई हुई है, पूरी मैथ्स। हम प्रॉफिट लॉस, SICI, जो TSD, इन सब को देखने का जो नज़रिया है वो आर्यन रेशो ही है। चलें, ये पाई चार्ट में 2020 में 6 गांवों की प्रतिशत आबादी है और ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, इतना % प्रॉफिट, ये पॉपुलेशन, ठीक है। फिर बोला इसने D और F की प्रतिशत आबादी को दर्शाने वाले सेक्टरों के केंद्रीय कोणों के बीच का अंतर क्या है। D और E का जो आबादी दर्शाने उनका केंद्रीय कोणों का डिफरेंस पूछा इसने, 5% है, 10% कितना होता है, 100% 360 डिग्री होता है, तो 5% 10% 36 और 5% 18 डिग्री। हटा। अब ये जो वैल्यू थी ना, ये टेबल है, ये रेड हेरिंग है। देखो चौथी बार आया ये, इस पेपर में चौथी बार ये रेड हेरिंग काम में ली है। और यदि कोई बच्चा इन 4 क्वेश्चंस पे इनको एनालाइज करने में इस रेड हेरिंग के चक्कर में अपना टाइम खराब करता है तो कम से कम भी 1 मिनट तो माने, कम से कम तो 4-5 मिनट तो उसने यहाँ पे खराब कर दी, ठीक है। और एक बार आप सोच के देखो, ऐसे सोचा करो जब भी आपको कोई चीज़ें समझनी हो कि मान लो आपको 5 मिनट और दे दे पेपर में, तब आप कितना स्कोर बढ़ा दोगे, समझ रहे हो। बाकी सब बच्चों को तो 1 आवर दे और आपको 1 आवर और 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दे, ठीक है, तो गैप आ जाएगा ना। हमेशा इस एंगल से देखा करो। इसलिए जो आप टाइम सेव करते हो वो आपको एक्स्ट्रा टाइम ही है, ये समझो। क्लियर है? आ जाओ। कंपनी ए और बी का 2015 से 19 तक इनकम और एक्सपेंडिचर गिवन है। फिर बोलता है 15 से 19 तक कंपनी बी का कुल एक्सपेंडिचर का 40%। अब ये कैलकुलेशन करवाने पे आ गया। 15 से 19 का जो टोटल इसका 40% एक्सपेंडिचर का, और 15 से 18 तक ये ध्यान रखना भी 18 केस ने का इनकम का 65%, और जो इनकम है इसका 15 से 18, ठीक है, इसका 65% से कितना प्रतिशत कम है, तो ये तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा अभी, ठीक है। तो मर के नहीं करना, अरे यार कौन करेगा, नहीं, जो सोना चाहिए लास्ट तक करूंगा, मैं करूंगा, क्यों, सिलेक्शन लेने आया था, करो तो फटाफट आओ, अभी करते हैं। देखो
1 2 3 और 5 और 3 8, 8 और ये 9 और 60, 960, और 960 का 40% यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 360 और 24 384। 384 पहले भी आया था क्या यार? हाँ आया था ना, 38400। 1 2 4 2 6 और 6 और 7 हो गए, ठीक है। 90 और 10 700, 700 का 65% यानी 65 का 7 कितना हो जाएगा? 420 और 35 455। 384 और 455 कितना कमी होगी? 16 और जोड़ दें उसमें, 71। तो हमें फाइनली ये देखना है कि 71 है वो 455 का कितना प्रतिशत है। अगेन परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू आपकी हेल्प करेंगी। 100/45 की परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू तो 2.22%, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में देखो तो अपन ये सी को मान लें, यदि हम इसको 45.5 बना दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? डेसिमल इधर कर देंगे, ठीक है। तो 45.5 तो 0.22 हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको ये सारी वैल्यूज याद हैं 50 तक की, ठीक है ना, मैं 50 तक की वैल्यू बता के गया हूँ, तो आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगने लग जाएंगी। जो पूरी मैथमेटिक्स में वो आज कैलकुलेशन दे रहा है ना, उसका सबसे बड़ा तोड़ यही है, आर्यन रेशियो और परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यूज, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 71 का डबल 142 और 142 कितना हो जाएगा? 1562, तो 15.62। 15.6 पे यही है, अपन 15.62 आंसर कर रहे हैं, ठीक है। और ये लगभग सही है, आप ये मानना। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसमें ये कितना ले रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू भी अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है। लगभग आपका परफेक्शन में जाएगा, ये ध्यान रखना। तो मैं तो कैट में पढ़ाता था यार ये कॉन्सेप्ट। क्या बोल रहा है? 71 कितना प्रतिशत है 455 का? 15.604, ठीक है ना, 15.604 है, और अपन 4020 मान लो इसको, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? 0.016, ये डिफरेंस है। और मुझे नहीं लगता कि एसएससी बैंक कभी भी इतना क्लोज जाएगा। आज तक कैट के एग्ज़ाम में भी इतना क्लोज लेके नहीं गया ऑप्शन से। ये तो बहुत दूर है भाई, बहुत दूर हैं, समझ रहे हो। तो जो ये परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू है, ये मैंने 1 से 50 तक बताई हुई है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यूज बहुत हेल्प करेंगे आपकी कैलकुलेशन में, ठीक है ना। और ये रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको मैथ्स में जो डर लग रहा है ना स्पीड का, कैलकुलेशन का, वो सारा का सारा हटा देंगे, और इनसे फास्ट नहीं किया जा सकता। जो मेथड्स, जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको करवा रहा हूँ, यदि आप उनको उसी लेवल पे जाके समझ पा रहे हो, आप मेरे साथ रेजोनेंस में आके इन कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो ना, तो ये बेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं ऑल इंडिया लेवल पे, मैं दावे से बोलता हूँ। और इनसे फास्ट नहीं किया जा सकता, ये दावा है। बोलो क्लियर है? ठीक है। और क्या फास्ट करेगा यार ये? और ये तो मैं ना समझाने के लिए आपको बीच में 2-4 अलग लाइन बोलता हूँ, अदरवाइज आप मेरे साथ यदि पूरा कोर्स कर रहे हो ना, तो मैंने पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में चीज़ें समझाई हैं, तब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था भाई। 45.5 है तो 45 की रेंज में ले जाएंगे तो 0.22 हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया आंसर। चलें आगे। हाँ, जो पीडीएफ है ये आपको न्यून क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप सभी ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर भी करना भाई, जो क्लासेज हैं वो भी शेयर करोगे, और जो टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ हैं, ई बुक्स हैं, ये शेयर करोगे, और लाइक करोगे, अच्छा सा कमेंट लिखोगे, और कमेंट में ये ज़रूर लिखोगे कि सर सिलेक्शन लेने आया हूँ, सिलेक्शन लूँगा सर, ठीक है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए, तो आपका फ़र्ज़ बनता है। और ये ऐप है, ये भी आप डाउनलोड कर लो, यहाँ पे आपको बहुत सी पीडीएफ और ई बुक्स मिल जाएंगी, बहुत गजब का कंटेंट है। और मैं पूरे दावे से बोलता हूँ, पूरे इंडिया लेवल पे बेस्ट कंटेंट हमने दिया है,
ठीक है, आप किसी भी कहीं भी कंपेयर कर लेना, जो PDF ई बुक्स हम दे रहे हैं वो बेस्ट लेवल पे है। ठीक है, और आप एक ये ऐप डाउनलोड करके एक 5 स्टार रेटिंग दोगे, एक अच्छा सा रिव्यू दोगे और खूब मेहनत करोगे। जो सपने लेके आप इस फील्ड में आए थे, SSC, बैंक, रेलवे, जो भी आपने सपना लिया था, उस सपने को लेके मेहनत करते रहोगे। बहुत बार ऐसे परिस्थितियाँ आएंगी जब आपको लगेगा कि यार नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उस टाइम रुकना नहीं है, पूरा जोर लगा के आगे बढ़ना है। ठीक है, और जो रुकेगा नहीं वही जीतेगा। ऐसा कोई पर्सन नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में वो दौर नहीं आए हों जब उसको लगता है यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, जब ये लगता है मैं हार गया हूँ यार। ऐसे दौर सबके लाइफ में हैं। ठीक है, लेकिन जीता कौन है? जो उस पल भी मोटिवेटेड रहता है, जो परसिस्टेंस रखता है, जो मन में ये जुनून रखता है कि करके जाऊंगा, सिलेक्शन लेने आया था, सिलेक्शन लेके जाऊंगा। थैंक यू।